आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं पवनेश ठकुराठी अल्मोड़ा उत्तराखंड से। सर्वप्रथम मैं सृजन से परिवार का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरी कहानी को 3 बेहतरीन कहानियों में स्थान दिया। मेरी कहानी का शीर्षक है पौ से पहाड़। पौ से पहाड़। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, पौ से पतंग। नन्ही सरू किचन में चौकी के पास बैठी वर्णमाला की किताब पढ़ रही थी। बेटी, पौ से पहाड़ भी होता है, बोल पौ से पहाड़। चूल्हे में आग बालते हुए उसकी ईजा ने कहा। ठीक है मम्मा, पौ से पतंग, पौ से पहाड़, पौ से पतंग, पौ से पहाड़, सरू दोहराने लगी। सरू और सरू की ईजा कमला उत्तराखंड के एक छोटे से गांव काफल गांव में रहते थे। यह गांव सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में स्थित था। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इस गांव से हिमालय के उत्तुंग शिखर अत्यधिक मनमोहक दिखाई पड़ते थे। प्रातःकाल, दोपहर और शाम के समय तो हिमालय का नज़ारा और भी अधिक चित्ताकर्षक जान पड़ता था। सूरज की किरणें जब हिमालय के श्वेत कैनवस पर रंग बिखेरती तो ऐसा लगता जैसे चित्रकार ने इन पहाड़ों के रूप में विश्व की सबसे खूबसूरत चित्रों की प्रदर्शनी लगाई हो। काफल गांव यद्यपि एक छोटा सा गांव था, तथापि यहाँ के किसान बहुत मेहनती थे। यही कारण है कि गांव में गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मांस, फट, गहत आदि की अच्छी खेती होती थी। गांव के आसपास के जंगल में ग्रामीण गाय, बैल, बकरी, भैंस आदि पालतू जानवर चराने जाते थे। काफल गांव के अधिकांश जंगल बांज, बुरांस, काफल के वृक्षों से भरे हुए थे। बसंत ऋतु के दौरान तो जंगल की छटा देखते ही बनती थी। ऐसा लगता था मानो ये जंगल नहीं बल्कि लाल हरे रंग के परिधान पहनी हुई सुंदरियों के रमण स्थल हों। बसंत की तरह ही ग्रीष्म ऋतु में भी यहाँ के जंगल लाल मुस्कान बिखेरते नजर आते थे। पेड़ों में लाल बिंदी से नजर आते काफल के दाने यहाँ के लोगों की आजीविका के साधन बन जाते थे। यहाँ काफल के पेड़ इतने अधिक थे कि ग्रामीण काफल बेचने यहाँ से 40 किलोमीटर दूर शहर ले जाते थे। इन्हीं काफल के पेड़ों की अधिकता के कारण इस गांव का नाम काफल गांव पड़ा था। ईजा, मैं भी आऊँगी काफल तोड़ने। माँ से मीठे, कौ से काफल। नन्ही सरू ने माँ से कहा। नहीं चेली, तू ददा के साथ स्कूल जा, माँ ने जवाब दिया। हाँ, ई से स्कूल, पौ से पढ़ाई। स्कूल जाऊंगी, पढ़ाई करूंगी, तभी तो मैं एक दिन ऑफिसर बनूंगी। यह कहकर नन्ही सरू ने अपने दादा का हाथ पकड़ लिया। चल पद्दू, ही, वह दादा को छेड़ती हुई बोली। शैतान कहेंगी। प्रदीप ने हल्की सी चपत सरू के गाल में लगाई। तू मेरे पद्दू कहने में बुरा क्यों मानता है? तेरे दोस्त तो सब तुझे इसी नाम से बुलाते हैं। सरू ने सफाई दी। चल चिपड़ी, बहुत शैतानी करती है तू, प्रदीप बोला। ही, पौ से पहाड़, पौ से पद्दू, और तू चौ से चिपड़ी, ही, चिपड़ी, चौ से चिपड़ी। और दोनों भाई बहन यूं ही हंसते खेलते बातें करते हुए कुछ ही पलों में ईजा की नज़रों से ओझल हो गए। ईजा उन्हें भावुक होकर देखती रही। कितना प्यार है दोनों भाई बहनों में। जब से प्रदीप के बाजू परलोक सिधार गए, तब से तो दोनों में प्रेम और भी बढ़ गया है। पहले तो परू के बाजू थे जो इनका पूरा ख्याल रखते थे। ड्यूटी से हर हफ्ते फ़ोन करके इनके बारे में पूछते रहते थे। जब छुट्टी घर आते तो इनके लिए लत्ते, कपड़े, मिठाई, विष्ठाई क्या लेकर आने वाले ठहरे। अब मुझसे इतनी देखभाल कहाँ हो पाने वाली ठहरी। मेरी तो 2 रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो गया ठहरा। कहाँ से इनकी देखभाल होगी। परवा के बाजू की सरकारी नौकरी होती तो पेंशन मिल जाती। प्राइवेट नौकरी का क्या, रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी पियो। अब कुआं खोदने वाला ही नहीं रहा तो पानी कहाँ से आए। अब तो हमारा भगवान ही मालिक ठहरा। सरू की ईजा ने जोड़ा, चादर, आंसी और डुक्का संभाले और दरवाजे में ताला लगाकर चल दी काफल के जंगल की ओर। उसका विचार था कि काफल लाने के साथ साथ वह डुक्के में गाय बकरियों के लिए घास भी काट कर ले आएगी। दोपहर का समय था। आसमान से सूरज देवता धरती पर तेज धूप की किरणें बिखेर रहे थे, लेकिन पिथौरागढ़ के गांधी चौक पर इस धूप का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा था। सुबह, दोपहर, शाम हो या कोई और पहर, या फिर गर्मी, जाड़ा, बसंत हो या कोई और मौसम, शहर हमेशा खिलखिलाते रहते हैं। अनगिनत इंसानी रूहें यहाँ दौड़ती भागती रहती हैं। गांधी चौक में लगी सब्जी मंडी
गांधी चौक में लगी सब्जी और फल मंडी पिथौरागढ़ की मशहूर मंडी है। पिथौरागढ़ आगमन पर यहाँ से पूरे ज़िले के लोग अपने घरों में सब्जियाँ और फल खरीद कर ले जाते हैं। चौक के बीच में महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित थी और इस मूर्ति के चारों ओर सब्जियाँ और फलों की दुकानें सजी हुई थी। इन दुकानों के अलावा कुछ विक्रेता हर माल 10 रुपये का ठेला लगाए बैठे थे। वे जोर जोर से चिल्लाकर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। ले लो, हर माल 10 रुपये, 10 रुपये में कंघी, डायरी, चिमटा, चाकू, सब कुछ मात्र 10 रुपये में। चौक में मेले जैसी रौनक थी। कुछ लोग आ रहे थे, कुछ जा रहे थे, कुछ सब्जियां और फल खरीद रहे थे तो कुछ हर माल वाला सामान देख रहे थे। तरह तरह की आवाज़ें गूंज रही थी। सभी विक्रेता जोर जोर से चिल्लाकर अपने सामान की खूबी बताकर ग्राहकों को खींचने का प्रयास कर रहे थे। इन्हीं आवाज़ों में एक महिला की आवाज़ भी गूंज रही थी, काफल लियो काफल, लाल मीठे काफल। महिला की आवाज़ सुनकर एक ग्राहक उसकी ओर बढ़ा। कैसे दिए दीदी काफल? 200 रुपये किलो। महिला बोली। हैं, इतने महंगे? दीदी ऐसा ना करो हो, थोड़ा सस्ता लगाओ। ग्राहक बोला। बहुत दूर से आए हूँ भैया, इससे सस्ता बेचूंगी तो खर्चा कैसे निकलेगा? अच्छा दीदी 20 रुपये के दे दो फिर। महिला ने अखबार की पुड़िया बनाकर डलिया से काफल डाले और उसके ऊपर एक छोटे डिब्बे से नमक छिड़क दिया। ग्राहक ने रुपये दिए और रसीले काफल खाता हुआ आगे बढ़ गया। महिला और जोर जोर से ददात करने लगी। काफल लियो काफल, मीठे रसीले काफल। यह काफल बेचने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि कमला दी थी। ईजा, ददा के साथ मैं भी ग्वाले जाऊंगी। गौ से ग्वाले, जौ से जाऊंगी। सरू ईजा से जिद करने लगी। हाँ ठीक है चली जा, लेकिन कहीं गिरना पड़ना मत। कमला ने कहा। ना ईजा, मैं नहीं ले जाऊंगा चिपड़ी को ग्वाले, कहीं रास्ते में गिर गई तो तू मुझे डांटेगी। प्रदीप ने भी इनकार किया। चुप रहो रे पद्दू, मैं आऊँगी तो तेरा सारा काम आसान हो जाएगा। मैं काली और धोली को चराऊंगी, तू जीतू मीतू और लाली को चराना। ऐसा कहकर सरू ने चुपके से अखौड़ का थैला प्रदीप को दिखाया। अखौड़ देखकर प्रदीप से रहा नहीं गया। वह चिल्लाया, इजा देख तो इस चिपड़ी ने अखौड़ चोर दिए। ही गौ से ग्वाले, चौ से चल, चल पद्दू चल, ही। वह अखौड़ का थैला दिखाकर प्रदीप को चिढ़ाने लगी। खैर, दोनों भाई बहन कुछ देर बाद काली, धौली, जीतू, मीतू और लाली को लेकर ग्वाले चल दिए। काली और धौली 2 बकरियां थी। जीतू मीतू 2 बैल थे जिन्हें परू के पापा रामधुरा से सालों पहले लेकर आए थे। जब से ये दोनों बौड़ जवानी के नशे में चूर ठहरे, परू के पापा ने इन्हें खेत बाना सिखाया। धीरे धीरे ये इतने अभ्यस्त हो गए ठहरे कि मिनटों में बड़े से बड़ा खेत जोत देने वाले ठहरे। परू के बाजू के निधन के बाद ये बेचारे भी उदास रहने लगे थे। लाली एक पहाड़ी गाय थी जो प्रतिदिन 2 लीटर दूध देने वाली ठहरी। जिस दिन उसे हरा घास खाने को मिल जाता तो उस दिन वह आधा लीटर दूध ज़्यादा दे देने वाली ठहरी। इन सब जानवरों को लेकर दोनों भाई बहन डानाफार के हरे भरे जंगल में चल दिए ठहरे। वहीं परू के दोस्त और गांव के दूसरे लड़के लड़कियां भी अपने अपने जानवरों को लेकर आए ठहरे। डानाफार के जंगल से बैलों के घंटियों की घन घन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बैलों की घंटियों के साथ साथ जानवरों की हुमा हूँ, मैं की आवाज़ें भी हवा में गूंज रही थी। सहसा बच्चों के जोर जोर से चिल्लाने की ध्वनियाँ हवा में तैरने लगी। बाघ बाघ बाघ। अभी जानवरों को जंगल पहुँचे हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि ग्वालों को वहाँ बाघ दिख गया। सभी ग्वाले अपने अपने जानवरों की चिंता करने लगे, लेकिन परू को अपनी बहनी की चिंता अधिक हो रही थी। जब उसने देखा कि सरू भी रघु, गोपाल, बंसी, मदन, दीपा, नेहा और काजल के साथ है तो वह निश्चिंत हुआ और अपने जानवरों को भी समीप ले आया। पहाड़ के बच्चों का बाघ से आमना सामना होना कोई नई बात नहीं है। पहाड़ के बच्चे कम उम्र में ही बाघ से सामना करने के आदी हो चुके होते हैं, क्योंकि कभी ग्वाले तो कभी घर के सामने तो कभी स्कूल जाते समय उनकी दूर से ही सही बाघ से भेंट हो जाती ठहरी। बाघ के घर से ही इजाएं अपने बच्चों को अकेले कहीं नहीं भेजने वाली ठहरी। पहाड़ में बाघ द्वारा पालतू जानवरों को मारना तो बहुत ही आम बात है। अभी 1 माह पहले ही बच्ची भूखी गाय को इसी जंगल में बाघ ने मार दिया था। उससे 10 दिन पहले चुरानी के जंगल में रमुका की 4 बकरियां बाघ का निवाला बन गई ठहरी। ग्वालों के बाघ बाघ चिल्लाने की आवाज़ जब परू की ईजा के कानों में पहुंची तो उसने दाद करके धीराट पाड़ दिया। परू ओ परू, बेनी का ख्याल रखना रे। सब ग्वाले एक साथ रहो, मैं आ रही हूँ झट। तब गोपाल ने जंगल से जवाब दिया, काकी चिंता मत करो, परू और सरू मेरे साथ ही हैं।
गोपाल सभी ग्वालों में सबसे अधिक सयाना था। गोपाल की बात सुनकर कमला दी की जान में जान आई। आषाढ़ का महीना था। सुबह से ही रिमझिम रिमझिम बारिश की फुहारें पड़ रही थी। कमला दी के घर आज रुपाई थी। रुपाई लगाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए किसान बारिश के दिन का ही रुपाई के लिए चयन करते हैं। खेत में हलिया के रूप में पिछली बार की तरह गांव के जगत सौरजू ही आए थे। मोहन कागजू और संतोष देवर बौशे के रूप में और बी रोपने के लिए गांव की दर्जन भर महिलाएं आई ठहरी। जब तलक परू के बौजू थे तब तलक वो भी रुपाई के टाइम में घर आकर हलिया बन जाने वाले ठहरे। दो हलिया होने के कारण खेत की रुपाई जल्दी लग जाने वाली ठहरी। इसके अलावा भी रुपाई के लिए लोगों का इंतजाम, उनके लिए पूरी, लगड़, आलू की सब्जी, रायता, अमचूर का अचार आदि तरह तरह के पकवानों की व्यवस्था भी वही करने वाले ठहरे। जब से परू के बावजूद बीमारी के कारण परलोक सिधार गए, बेचारी कमला दी अकेली पड़ गई ठहरी। बच्चों की देखभाल से लेकर परिवार की रोजी रोटी का इंतजाम और खेती बाड़ी का सारा काम उसी के सिर पर ठहरा। बेचारी की जिंदगी कोलू के बैल सी हो गई ठहरी। बुआरी, 2 खेत तो जुत गए, 2 और रह गए, बी रोपना शुरू कर दो आप लोग भी। जगत सौरजू ने हल रमेश को थमाते हुए कहा। हो ही सौरजू, तुम आराम करो, थक गए होगे, कमला दी बोली। कुछ ही पलों में रमेश का रुपाई के तीसरे खेत में बैलों को हकाकर हल जोतने लगे। जगत सौरजू एक दाड़िम के रूख के नीचे बैठकर बीड़ी पीने लगे। कमला दी और महिलाएं बी रोपने लगीं। लक्ष्मणदा हमेशा के जैसे हुड़का गले में डालकर हुड़की बोल गाने लगे। दणा होया भूमि का भूम्याला हो, दणा होया पंचनामो देवा हो। सभी महिलाएं बी रोपने के साथ साथ घी को भी दोहराती रहती। महिलाओं के साथ नन्ही सरू भी तन्मय होकर धान के बी रोप रही थी, जबकि परू अपने दोस्तों के साथ कुलियाट में पानी कम करने गया था। सरू को महिलाओं का गीत तो समझ में नहीं आता था, लेकिन बीच बीच में वो गाने का प्रयास जरूर करती। जब वह देखती कि ये सब लोग एक ही पंक्ति को बार बार दोहरा रहे हैं, तब वह अपने चित परिचित अंदाज में गुनगुनाती। ख से खेत, र से रुपाई, प से पहाड़। समय का पहिया घूमता रहा। सरू अब बड़ी हो चुकी थी। वह गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खेत गांव इंटर कॉलेज में पढ़ती थी और प्रदीप पिथौरागढ़ शहर के डिग्री कॉलेज में बीए का छात्र था। सरू सुबह उठकर दैनिक कर्म करने के पश्चात कॉलेज जाती और शाम को छुट्टी के बाद घर आकर जानवरों के लिए चारा लाती। उसकी माँ खेतीबाड़ी का काम अब भी किया करती, लेकिन पिछले 3-4 सालों से उन्होंने रोपाई लगाना छोड़ दिया था, क्योंकि रोपाई लगाने में मेहनत अधिक पड़ती थी। वह मौसमी फल और सब्जियां बेचने अब भी शहर जाया करती थी। इधर जगत सौरजू भी बीमारी के कारण चल बसे थे। अत्यधिक शराब पीने के कारण उनका लीवर खराब हो गया था। अब उनकी जगह शोभन नाम का बेटा प्रेम राम हल जोतने आता था। स्वरूप पढ़ाई के साथ साथ घर के काम करने में भी दक्ष थी। खाना पकाना, गाय का दूध दूहना, घास काटना, खेतों की निराई गुड़ाई करना आदि घर के सभी काम वह कर लेती थी। लेकिन प्रदीप जब से कॉलेज गया तब से उसके रंग ढंग बदलने लगे थे। वह यद्यपि हर कक्षा में पास होता गया, तथापि उसको नशे की लत इंटर कॉलेज में पढ़ते समय ही लग गई ठहरी। गुटखा, सुरती, सिगरेट, शराब, चरस आदि तमाम व्यसनों का वह आदी हो गया था। यही कारण था कि वह भर्ती में दौड़ पास नहीं कर पाता था। जब पिछली बार रानीखेत में फौज की भर्ती आई तो वह भी दौड़ने गया, लेकिन 2 ही चक्करों में उसकी फां होने लगी ठहरी। वह थक कर किनारे होने लगा तो एक फौजी ने एक लट्ठ उसके पिछवाड़े में धर दिया। चल भाग, दूध पीकर आना अगली बार। बेचारा भागता हुआ चला आया। जब से वह डिग्री कॉलेज गया तब से उसकी डिमांडें भी शुरू हो गई थी। वह माँ से बाइक खरीदने की जिद करने लगा था। माँ बेचारी सीधी सादी यह कहकर उसे मनाती कि अभी पैसे नहीं हैं, जब हो जाएंगे तो खरीद दूंगी। लेकिन सरू को गुस्सा आ जाता। 1-2 बार तो उसने उसे बुरी तरह से डांट दिया। बचपन में तो ऐसा नहीं था रे तू, अब तो तेरी अच्छे से मत मारी गई है। देखता नहीं क्या ईजा कितनी मेहनत से पाल रही है हमको, शर्म कर थोड़ा। परू की ऐसी हरकतों को देखकर ही गांव की मदली काकी कहने वाली ठहरी, अरे ये कमला के चेले को तो शहर की हवा लगी है रे, पता नहीं किस राण ने इसे मुन दिया है। दोपहर के 2 बज रहे थे। जेठ माह की चिलचिलाती धूप में कमला दी अपने पटांगन में बैठी हुई थी। वह कभी मोष्टे में सुखाए नए गेहूं की ओर देखती तो कभी थैले में सुखाए सरसों की ओर। इस बरस खेती को तो जैसे बजर पड़ गया रे। ठीक गेहूं पकने के दौरान डाल गिर पड़ी, सारी फसल चौपट हो पड़ी। रही सही कसर गुणी बानरों ने पूरी कर दी। कहाँ तो हजारों बेगर गेहूं होने वाले ठहरे, कहाँ अब 50 बेगर गेहूं देखने नसीब नहीं हो ठहरे। वही हाल दूसरी फसलों का भी है। आलू में भी इस बार शौड़ लग गया ठहरा। आलू भी ऐसा ही रहा।
कुछ नहीं रहा पहाड़ में, न खेती होती है न धिनाली पानी। आदमी जिए भी तो कैसे। कमला दी सोच रही थी कि सरू की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, इजा। रज्जू भाभी कांटे से घुरी गई। सरू दौड़ती हाँफती आई। आज छुट्टी थी, इसीलिए वह रज्जू भाभी के साथ मांगे में घास काटने गई थी। हे भगवान, जा तू भगवान बड़बाजू को बुला ला। कमला दी के ऐसा कहते ही सरू दौड़ पड़ी। कुछ देर में गांव के लोग रज्जू भाभी के पास पहुंच गए। वह खून से लथपथ किरमोड़ी की झाड़ी में पड़ी थी। वह अचेत अवस्था में थी। उसके नाक, मुंह, सिर और पैर में गंभीर चोटें आई थी। उसी समय एक डोली मंगाई गई और उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार की कोई व्यवस्था नहीं थी। 5 किलोमीटर तक पैदल रास्ता था। इसी कारण वहां तक रज्जू को डोली में ले जाया गया और उसके बाद एक जीप पिथौरागढ़ के लिए बुक कराई गई। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने रज्जू का चेकअप कर उसे मृत घोषित कर दिया। भगवान बड़बाजू के पूरे परिवार में मातम पसर गया। मौत आने से पहले कभी किसी को सूचना नहीं देती। पहाड़ में इस तरह के अनायास मौतों का होना कोई नई बात नहीं है। पिछले साल भी गांव की 2 महिलाएं घास काटते समय पैर फिसलने से गिर पड़ीं और गाड़ में बह गईं, जिनका आज तक पता नहीं चला। सरू उदास बैठी थी। उसका किसी काम को करने में मन नहीं लग रहा था। वह सोच रही थी कि काश वह रज्जू भाभी के साथ घास काटने नहीं गई होती तो ऐसी दुखद घटना नहीं होती। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ ने उसके आंसू पढ़ लिए। बोली, दुखी मत हो बेटी, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। हम पहाड़ी महिलाओं का जीवन ही पहाड़ है। हाँ इजा, हौ से हमारा, जौ से जीवन, पौ से पहाड़। ऐसा कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। बरसात के दिन थे। आसमान में चम चम बिजली चमक रही थी। बादल उमड़ते घुमड़ते हुए भयंकर गर्जना कर रहे थे। छप 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 बूंदें गिरने लगी थी। रात के 8:15 बज रहे थे। कमला और सरू दोनों माँ बेटी कोट के रसोई घर में बैठे थे। कमला चूल्हे में सब्जी पका रही थी और सरू बगल में ही एक परात में बटुए का आटा गूंथ रही थी। उसी समय चूल्हे की आग भुरभुराने लगी। ईजा, देख तो तुझे कोई याद कर रहा है, सरू ने कहा। कौन याद करेगा मुझ बुढ़िया को? तेरे दादा को तो याद आती भी होगी या नहीं, कभी फ़ोन भी नहीं कर मरता है। गणेश ने कहा तो था फ़ोन आएगा तो बता देना, लेकिन वो करता ही नहीं होगा तो कहाँ से आएगा फ़ोन। ईजा, कौन गणेश? अरे वही तलगर का पीसीओ वाला। अच्छा गणेश चचा, ठीक ठीक। आटा गूंथते समय चप चप की आवाज़ आ रही थी। हो गया, चलिए अब रख दे। ये बता मेरे को कि प्रधान ने क्या कहा? कमला ने पूछा। किस बारे में? सरू ने सवाल किया। वही टूटे रास्ते को बनाने और मकान की छत के बारे में। ईजा, प्रधान जी तो कह रहे थे कि इस बार भी कोई बजट नहीं आया। हे भगवान, कब आएगा बजट? ये प्रधान भी एक नंबर का खौआ है। माधव का के शौचघर का पैसा तक खा गया। इसकी शिकायत नहीं कर सकते? किससे करेंगे चली? ऊपर से नीचे तक सब खाने वाले ही तो बैठे हैं आजकल। हाँ ईजा, भ्रष्टाचार सब जगह फैल गया है। सरू इतना ही कह पाई। उसने बाहर की ओर देखा। बारिश अब भी हो रही थी। बरसात के दिनों में अक्सर पहाड़ में पैर आने की घटनाएं होती रहती हैं। पैर आने के कारण जान माल का नुकसान यहाँ हर साल होता है। कमला दी के घर को जोड़ने वाला रास्ता इस बार पहले ही बारिश में ढह गया था। ऊपर मकान की छत भी अब पहले से अधिक टपकने लगी थी। कई बार सरू की ईजा ने खुद ही छत में जाकर पाथर लगाए। 2-3 बार भोपाल मिस्त्री को बुलाकर भी सही करवा दिया, लेकिन पानी का भीतर आना बंद ही नहीं होता। इसीलिए उसने सरू के हाथों प्रधान को 2-3 बार चिट्ठी भी लिखी कि आपदा का पैसा हो तो उसके घर की पक्की छत बनवा दी जाए, लेकिन प्रधान हर बार यह कहकर टाल देता कि इस बार तो बजट ही नहीं आया। ईश्वर जानता है कि बजट हर साल आता है, लेकिन वह गरीब किसानों तक शायद ही कभी पहुंच पाता हो। कई साल बीत गए। सरकारें आई, सरकारें गई, नेता आए, नेता गए। बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ नहीं भी। इन बीच के सालों में काफल गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खेत गांव को जोड़ने वाली कच्ची सड़क बन चुकी थी। सड़क बनाने के लिए कई बांज, ब्रांस और काफल के पेड़ों की बलि दी गई। कुछ पाने के लिए खोना जरूर पड़ता है। गांव तक सड़क पहुंचने से गांव वालों को पैदल चलने से निजात मिल गई थी। जो सामान पहले घोड़ों और खच्चरों में लाद कर लाया जाता था, वह अब गाड़ियों में लाया जाने लगा। यद्यपि कमला दी की उम्र हो चुकी थी और शरीर में भी उतनी ताकत नहीं बची थी, लेकिन फिर भी उसने काफल और सब्जियां शहर ले जाकर बेचना बंद नहीं किया।
उनकी बेटी सरू और बेटे प्रदीप का ब्याह हो चुका था। बेटी सरू सुदूर के गांव में ब्याही गई थी। यद्यपि सरू कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, लेकिन ईजा की जिद के कारण उसे ब्याह के लिए राजी होना पड़ा था। बचपन में ऑफिसर बनने का सपना देखने वाली सरू ने वर्तमान में ऑफिसर तो नहीं लेकिन शिक्षिका बनने का ख्वाब सजोया था। ब्याह के बाद उसका यह ख्वाब पूरा हो पाएगा, इस पर उसे पूर्ण विश्वास नहीं था। हालांकि वह इसके लिए प्रयासरत जरूर रहती थी। कमला दी घर की खुटकुनी पर बैठी हुई थी। उसके मन में पानी के बुलबुले से तमाम विचार उठ रहे थे। जब तक बेटी थी घर के कामों में सहूलियत होती थी। बहू को घर का काम तक ठीक से नहीं आता। लिपस्टिक, पाउडर, बिंदी, काजल से उसे फुर्सत ही नहीं मिलने वाली ठहरी। बेटा तो बीए पास करने के बाद दिल्ली चले गया था। बस 2 बार गांव आया था, एक बार सरू के ब्याह के टाइम में और दूसरी बार अपने ब्याह के टाइम में। जब से ब्याह हुआ है साल साल भर में घर आते जाते रहता है। नौकरी क्या करता है ठीक से बताता भी नहीं। कहता है होटल में हूँ। एक मेरा परू ही नहीं, गांव के अन्य बेरोजगार लड़के मड़के भी दिल्ली ही नौकरी करते हैं। अब जाएं भी कहाँ बेचारे। पहाड़ के लड़कों के लिए एक फौज में ही तो ठहरी नौकरी। भर्ती नहीं हुई तो सीधा दिल्ली जाओ। वैसे भी अब गांव में रखा क्या है। पढ़े लिखे लोग सब अच्छी खासी घर कुड़ी छोड़कर बाहर चले गए हैं। यहाँ तो बस हम जैसे अनपढ़ बेरोजगार लोग दिन कटाई कर रहे हैं। बहू कह रही ठहरी मैं भी परू के साथ दिल्ली जाती हूँ। मैंने कहा जा। वो तो परू ने रोक दिया। बोला क्या करेगी दिल्ली में, किराए का कमरा, गर्मी की मार अलग। हमारे पहाड़ में कुछ नहीं तो ठंडी हवा ठंडा पानी तो है। ठीक ही कहा उसने। मैं अकेली बुढ़िया घर में क्या क्या जो करती ठहरी। बहू के होने से कुछ नहीं तो घर का ध्वज हो जाएगा। घर खेती के काम तो धीरे धीरे सीख जाएगी। बेचारी नई जमाने की लड़की ठहरी। टीवी देख देख के पली बड़ी ठहरी। पणजू ने कहा था कोई बुतकार बारी खोजना। पणजू से कहा था कोई बुतकार बारी खोजना, लेकिन अपनी किस्मत में कहाँ आराम कहाँ लिखा ठहरा। कमलादी ने खुटकुनी से सामने नज़र घुमाई। उसे चारों ओर ऊंचे नीचे डाने काने और पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दिए। रिमझिम बारिश हो रही थी। 7-8 लोगों का काफिला डोली के साथ चला जा रहा था। एक आदमी डोली में लेटी औरत को छतरी ओढ़ाए हुए था। डोली में एक औरत लेटी थी, वह दर्द से कराह रही थी। यह औरत कोई और नहीं बल्कि सरू थी। प्रसव वेदना से उसकी जान निकली जा रही थी। बस 1 किलोमीटर दूर है सरू, फिर हम अस्पताल पहुंच जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, एक युवक ने कहा। यह युवक सरू का पति था। सरू को आज सुबह से ही तकलीफ हो रही थी। पहले गांव की महिलाओं ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह सफल नहीं हुई तो डॉक्टर को फोन लगाया गया। डॉक्टर ने कहा कि अस्पताल में मरीज आए हुए हैं, इसीलिए घर आने में टाइम लग जाएगा। इसीलिए गांव के लोगों ने प्लान बनाया कि सरू को तुरंत डोली में लिटा कर ले जाया जाए, क्योंकि सड़क की सुविधा गांव में नहीं थी। सरू करा रही थी। उसे अपने चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे थे। ईजा की कई बार उसे कानों में टकरा रही थी। चली, हम पहाड़ी महिलाओं का जीवन ही पहाड़ है। कितना सही कहा ईजा ने। हम पहाड़ी महिलाओं के लिए पौ से पतंग कभी हो ही नहीं सकता। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ पौ से पहाड़ है। पौ से पहाड़। धन्यवाद।